Good morning, everyone. This is CS Sangeet Kedia from Sangeet Kedia Academy. आज का जो हमारा सेशन है that is pertaining to the amendments for December 2021 exam. As you all know that is the agenda of today's class. कि सब दिसंबर 2021 के जो एग्जाम है उसके लिए जो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हैं that I am going to discuss in today's class. So हमारा जो टॉपिक है amendments for December 2021 exam. That is topic amendments for December 2021 exam. Everyone, good morning. Everyone. Now, ये जो अमेंडमेंट्स फॉर दिसंबर 2021 एग्जाम है, मैं कौन से पीरियड का अमेंडमेंट आज के लेक्चर में कवर करूंगा? द पीरियड इज अमेंडमेंट्स ऑफ द पीरियड 1 जनवरी 2021 to 30th of June 2021. Naman, good morning. Ritesh, good morning. 1 January 2021 to 30th of June 2021, मतलब ये 6 महीने के पीरियड में 1 जनवरी 2021 से लेके 30 जून 2021 इस पीरियड में जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, एंड वो अमेंडमेंट्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज क्लास, टुडेज सेशन. निखिल, गुड मॉर्निंग. सुकन्या, गुड मॉर्निंग. एवरीवन, गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग. तो 1 जनवरी 2021 से लेके 30 जून 2021 इस 6 महीने के पीरियड में जो भी अमेंडमेंट्स हुए दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज क्लास. अच्छा, इसका एक दो मतलब और है, एक दो चीजें मैं पहले और ऐड कर दूं कि आपको जानते हैं कि दिसंबर 2021 एग्जाम में 30 जून 2021 तक के अमेंडमेंट ही एप्लीकेबल होंगे एज पर द 6 मंथ्स क्राइटेरिया ऑफ द आईसीएसआई. आपको पता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जिसके आप स्टूडेंट हैं, उनके क्राइटेरिया के हिसाब से एग्जाम से 6 महीने पहले तक जो अमेंडमेंट्स आ जाते हैं सिर्फ वो आपको एग्जाम में एप्लीकेबल होते हैं. तो आपके एग्जाम दिसंबर 2021 के हिसाब से हम अमेंडमेंट डिस्कस कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली 30 जून 2021 तक जो अमेंडमेंट्स हुई हैं वो अमेंडमेंट्स आपके दिसंबर 2021 एग्जाम में एप्लीकेबल है. इसका मतलब 1 जुलाई 2021 ऑनवर्ड्स, 1 जुलाई 2021 उस दिन उसके बाद जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं वो आपके दिसंबर 2021 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होंगे. अब कई बच्चे बोल सकते हैं हमारा जैसा जून 2022 में एग्जाम है, तो उसके लिए हम बाद में अलग से अमेंडमेंट लेंगे. जो 1 जुलाई 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 वो बाद में लेंगे. ठीक है, अभी 31 दिसंबर 2021 आने दीजिए, उसके बाद की बात है. इस फिलहाल आज के क्लास में जो अमेंडमेंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज फॉर दिसंबर 2021 एग्जाम. किस पीरियड का अमेंडमेंट? 1 जनवरी 2021 से लेके 30 जून 2021 इस पीरियड का अमेंडमेंट हम डिस्कस करेंगे. इसके बाद जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, कहीं आप सुनते हैं अखबार के थ्रू या किसी के थ्रू या किसी फ्रेंड के थ्रू या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कि साहब ये चेंज आ गया, ये अमेंडमेंट आ गया 1 जुलाई 2021 ऑनवर्ड. जैसे अभी हम अक्टूबर के महीने में खड़े हैं, तो अभी आपको जो चेंजेस अब आ रहे हैं, जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, ये आपके दिसंबर एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होंगे. मतलब 1 जुलाई 2021 ऑनवर्ड whatever the amendments are taking place that are not relevant for December 2021 एग्जाम. एक बात तो ये बहुत क्लियर होनी चाहिए एवरीवन. नाउ अच्छा, इसका मतलब एक प्रिजम्पशन और हम लेके चल रहे हैं कि साहब 1 जनवरी 2021 से लेकर 30 जून 2021 6 महीने के पीरियड में जो अमेंडमेंट्स हुए दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज क्लास. इसका मतलब इससे पहले के जो अमेंडमेंट्स हैं, मतलब 1 जनवरी 2021 से पहले मींस अप टू 31 दिसंबर 2020, यहां तक आप एक प्रिजम्पशन हम लेके चल रहे हैं कि आप ऑलरेडी अपडेटेड हैं, आपके नोट्स अपडेटेड हैं, बुक अपडेटेड है, लेक्चर अपडेटेड है 31 दिसंबर 2020 तक के. ठीक है, अगर एक नहीं है, आपने अगर यहाँ 31 दिसंबर 2020 तक की अमेंडमेंट्स नहीं कर रखी हैं, उसके अपडेटेड आप अमेंडमेंट्स नहीं है आपके पास,
तो मैं आपको सोर्स बताता हूँ, हमारी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट www.sangeetkdiacademy.com, sangeetkdiacademy.com हमारी वेबसाइट पे आप जाइए, वहां पे आपको पिछले 1-1.5 साल के अमेंडमेंट और मिल जाएंगे। मतलब 31 दिसंबर 2020 तक के अमेंडमेंट ऑलरेडी वहां प्लेस्ड हैं। अमेंडमेंट के नोट्स भी हैं, अमेंडमेंट का वीडियो भी है, दोनों है, अमेंडमेंट लेक्चर भी है और आपको नोट्स, दोनों चीज आपके हमारी वेबसाइट पे है www.sangeetkdiacademy.com। यहाँ पे आपको जाएंगे, वहां पर होम पेज पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा अमेंडमेंट क्लास, आपको क्लिक करेंगे तो आपको अमेंडमेंट सब आपको सब्जेक्ट वाइज नजर आ जाएंगे। एंड तो आप पहले 31 दिसंबर 2020 तक आई प्रिजम्पशन है कि आप अपडेटेड हैं, नहीं है तो आप अपडेट करने के लिए सोर्स यूज कर सकते हैं। और उसके बाद के जो अगले 6 महीने के अमेंडमेंट को हम 6 महीने के अमेंडमेंट एक बार करते हैं एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। अब जैसे इसके बाद जून 2022 में जिनके एग्जाम होंगे उनके लिए हम करेंगे अमेंडमेंट फॉर जून 2022, वो बाद में करेंगे। उसमें कौन से पीरियड का अमेंडमेंट कवर करेंगे, 1 जुलाई 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 उस पीरियड का अमेंडमेंट कवर करेंगे। लेकिन वो बात की बात है 31 दिसंबर 2021 के बाद जनवरी 2022 में कहीं कवर करेंगे। एनीवे, एक तो ये चीज होगी आपको। अच्छा, आज की भी जो क्लास है तो 31 दिसंबर 2020 तक के जो अमेंडमेंट्स हैं उसके नोट्स और लेक्चर ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे sangeetkdiacademy.com पे। और आज का भी लेक्चर, आज का सेशन जो ओवर हो जाएगा, अभी हमारा यूट्यूब लाइव सेशन है, एंड इसके बाद ये सेम लेक्चर रिकॉर्डेड आपको अलॉन्ग विद द नोट्स ये हमारी वेबसाइट पे आपको प्लेस हो जाएगा। एंड अमेंडमेंट्स फॉर दिसंबर 2021 एग्जाम। नाउ अच्छा, आपको एक नजर आ रहा होगा कि हमने आपको एक लिंक शेयर किया है, संगीत एकेडमी की तरफ से आपको एक लिंक शेयर किया है फॉर डाउनलोडिंग द नोट्स। तो आज की जो क्लास, अभी जो बच्चे लाइव सेशन में बैठे हैं, तो अभी आपको नोट्स भी चाहिए, ठीक है। वेबसाइट पे तो हम डाल ही देंगे रिकॉर्ड, लेक्चर रिकॉर्डेड और आपको नोट्स भी, लेकिन अभी फिलहाल जिसको नोट्स चाहिए हमने एक लिंक शेयर किया। आप देखिए आपके चैट बॉक्स में देखिए, हमने संगीत एकेडमी की तरफ से एक लिंक शेयर किया है। उस लिंक को क्लिक करेंगे तो सब्जेक्ट वाइज आपको अमेंडमेंट्स के नोट्स आपको नजर आएंगे, तो आप वहां से नोट डाउनलोड कर सकते हैं। दीपक शर्मा जी, आपने लिखा है सर नोट्स प्रोवाइड, तो नोट्स आपके हमने ऑलरेडी लिंक शेयर किया है, लिंक को क्लिक कीजिए, यू विल गेट द नोट्स, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं। नमन गुड मॉर्निंग बेटा, फेस टू फेस के लिए वेट कीजिए, फेस टू फेस क्लासेस पता नहीं कब। अनुज, पीयूष, एवरीवन गुड मॉर्निंग, दीपक गुड मॉर्निंग एंड एवरीवन। आप अमेंडमेंट के नोट्स जो अभी मैं क्लास दे रहा हूँ उसके जो नोट्स हैं वो आपके हमने एक लिंक शेयर किया है, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे सब्जेक्ट के वहां पर नोट्स नजर आएंगे। अच्छा, एक तो बात होगी कि टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अमेंडमेंट्स फॉर दिसंबर 2021 एग्जाम। किस पीरियड का अमेंडमेंट, 1 जनवरी 2021 टू 30 जून 2021, इस 6 महीने के पीरियड में जो चेंजेस आए हैं किन सब्जेक्ट्स के लिए। ऑब्वियसली इतने सारे सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स का अमेंडमेंट एक साथ डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन आज की क्लास में हम किन सब्जेक्ट के लिए अमेंडमेंट डिस्कस कर रहे हैं वो मैं बता रहा हूं। देखिए, आपको जो सब्जेक्ट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अमेंडमेंट्स हम डिस्कस करेंगे 6 महीने के अमेंडमेंट, ठीक है। कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं, कंपनी लॉ, न्यू सिलेबस, एनएस दैट इज न्यू सिलेबस, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, ईपी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। नमन, अभी मॉड्यूल 2 न्यू सिलेबस में उसके अमेंडमेंट आज की क्लास में हम नहीं करा रहे, अभी मैं लिख रहा हूं सब्जेक्ट्स आपको नमन, ठीक है, कि किस सब्जेक्ट से अमेंडमेंट में आज डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। सारे सब्जेक्ट से अमेंडमेंट एक साथ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कंपनी लॉ, न्यू सिलेबस, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, एसबीसी सेटिंग अप बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर, ये भी न्यू सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, एनएससी द न्यू सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। जेआईजीएल के भी अमेंडमेंट हैं लेकिन बहुत छोटे मोटे हैं, मैं बता दूंगा आज के, वो भी मैं लेक्चर में आज में कवर करूंगा। तो जेआईजीएल भी आप ले सकते हैं, जेआईजीएल न्यू सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, मतलब एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का जो मॉड्यूल 1 है उसके तीनों के लॉ पेपर, तीनों मॉड्यूल 1 के, कंपनी लॉ, एसबीसी एंड जेआईजीएल। टैक्स आपको ऑब्वियसली वो सेपरेट पेपर है, वो मेरा पेपर नहीं है। इसके अलावा हम और क्या कवर करेंगे आज के, और किस सब्जेक्ट के लिए अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे, कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस, ये न्यू सिलेबस है, दिस इज ओल्ड सिलेबस, ओएस ओल्ड सिलेबस। और किसके लिए डिस्कस करेंगे, एडवांस कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, एसीएलपी, एसीएलपी शॉर्ट में, और अगेन ओल्ड सिलेबस,
ये ओल्ड सिलेबस में प्रोफेशनल प्रोग्राम का पेपर है पीपी, और कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस ये एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का पेपर है। इट मीन्स इफेक्टिवली न्यू सिलेबस में एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का जो मॉड्यूल 1 है उसके तीनों सब्जेक्ट कंपनी लॉ, एसबीसी एंड जीआईजीएल उसके अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे। और आपको ओल्ड सिलेबस में एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का कंपनी लॉ एंड ओल्ड सिलेबस में प्रोफेशनल प्रोग्राम का एडवांस कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस एसीएलपी, ये पांचों पेपर की अमेंडमेंट आज हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। कीर्ति गुड मॉर्निंग। आज हम ये पांचों पेपर की अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे, इसलिए आपको जो नोट्स के लिए जो आज की अमेंडमेंट क्लास है उसके जो नोट्स हैं, अमेंडमेंट के नोट्स हैं, उसका जो लिंक शेयर किया उसमें आपको पांचों सब्जेक्ट के आपको नोट्स नजर आ रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। तो जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए या पाँच, तो ऑब्वियसली वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा डाउनलोड करना पूरा कर सकते हैं। पांचों सब्जेक्ट हमने शेयर किए हैं, पांचों सब्जेक्ट के आपको वहाँ पर 5 आपको फाइल नजर आ रही होगी। एंड ये पांचों सब्जेक्ट कंपनी लॉ न्यू सिलेबस, एसबीसी न्यू सिलेबस, जीआईजीएल न्यू सिलेबस, कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस एंड एडवांस कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस एसीएलपी ओल्ड सिलेबस। ठीक है, अकॉर्डिंगली आपके पांचों सब्जेक्ट के अलग अलग नोट्स वहाँ मैंने शेयर किए। इज दैट ओके? अब मैंने बता दिया कि आज का हमारा जो सेशन है दैट इज अमेंडमेंट्स फॉर दिसंबर 2021 एग्जाम। किस पीरियड के अमेंडमेंट कवर करेंगे? 1 जनवरी 2021 से लेके 30 जून 2021 के, ठीक है, इन 6 महीने के। इसके बाद के अमेंडमेंट दिसंबर 2021 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कौन से सब्जेक्ट के लिए? ये सब्जेक्ट्स आपके सामने लिखे, इन सब्जेक्ट्स के लिए हम अमेंडमेंट डिस्कस, इसके नोट्स आपको ऑलरेडी लिंक के थ्रू शेयर्ड है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एवरीवन। अच्छा, अब मैं, क्योंकि आप बोलेंगे सब 5 सब्जेक्ट से आप एक साथ, तो मैंने क्या किया है, व्हाट आई हैव डन, मैं पढ़ाते समय टॉपिक का नाम बोलूँगा, उस टॉपिक के अंदर चैप्टर का नाम बोलूँगा, चैप्टर के अंदर कौन सा टॉपिक, उसके अंदर क्या चेंज है, ठीक है, वो चेंज मैं आपको समझा दूंगा, सारा डिटेल वगैरह आपको, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो नोट्स मैंने दिए हैं सबके अलग अलग दिए हैं। कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस का अलग दिया है, कंपनी लॉ न्यू सिलेबस का अलग दिया है, एसीएल पे का अलग। अमेंडमेंट सिमिलर है ऑब्वियसली, इसलिए एक साथ एक क्लास में कवर करें, एसबीसी सिमिलर है, लेकिन मैंने नोट्स सबके अलग अलग दिए हैं, जिससे, और उसमें सभी में हर एक, जैसे अब कंपनी लॉ न्यू सिलेबस देख रहे हैं तो उसका चैप्टर नंबर आपकी न्यू सिलेबस की बुक से मैच करेगा, उसमें जो चैप्टर नंबर लिखा रहेगा। ऐसे ओल्ड सिलेबस के नोट्स आप खोलोगे, उसमें चैप्टर नंबर ओल्ड सिलेबस की बुक से मैच करेगा, ठीक है, उसके पेज नंबर उससे मैच करेंगे। तो मैं चैप्टर नंबर, पेज नंबर, ये सब चीज क्लास में नहीं बोलूँगा कि कंफ्यूज हो जाएगी, 5 के अलग अलग सबके, ठीक है। लेकिन चैप्टर का नाम क्या है, टॉपिक का नाम क्या है, उसके अंदर क्या अमेंडमेंट डिस्कस हुआ। लेकिन नोट्स सबके मैंने स्पेसिफिकली हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ दैट सब्जेक्ट हमने बनाए हैं, जिससे कि आपको कोई रिलेट करने में अपनी बुक से उस अमेंडमेंट के नोट्स को मैच करने में या उसको उसके साथ इनकॉर्पोरेट करने में कोई दिक्कत नहीं आए। दैट इज द आइडिया बिहाइंड दैट। तो नोट्स स्पेसिफिकली हर एक सब्जेक्ट अलग अलग बनाए गए, लेकिन लेक्चर में मैं टॉपिक का नाम बोलूँगा, चैप्टर का नाम, टॉपिक का नाम और उसमें क्या चेंजेज है, एंड आपके नोट्स में स्पेसिफिकली आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आपको नोट्स दिए गए। आई होप दैट इज फाइन विद एवरीवन। सो नाउ आई स्टार्ट द अमेंडमेंट्स। अच्छा, जब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है, मैं अपने आप बताता रहूँगा, ठीक है। एक बार जीआईजीएल को हम होल्ड कर देते हैं, ये इसके बहुत छोटे से अमेंडमेंट है, इसके लास्ट में मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है। ये 2 अमेंडमेंट से, 2 ही अमेंडमेंट से छोटे छोटे, एंड वो बात बता दूंगा। फिलहाल जो मैं अमेंडमेंट डिस्कस करूँगा, जब तक मैं कुछ नहीं बोलूँ तो इसका मतलब वो इम्प्लाइड है, वो कंपनी लॉ न्यू सिलेबस के लिए भी है, एसबीसी न्यू सिलेबस के लिए भी है, कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस के लिए और एसीएलपी ओल्ड सिलेबस के लिए भी है। ये चारों सब्जेक्ट के कॉमन अमेंडमेंट्स है मोस्टली, ठीक है। तो जब तक मैं कुछ नहीं बोलूँ, इसका मतलब चारों के लिए साफ, कुछ अलग होगा कि साहब कोई चीज़ एसीएलपी में नहीं है या एसबीसी में नहीं है, तो मैं अपने आप बता दूंगा, ठीक है। अदरवाइज जो मैं कुछ नहीं बता रहा, इसका तो इन चारों सब्जेक्ट के, ठीक है। एक बार जीआईजीएल को होल्ड पे डालते हैं, जीआईजीएल लास्ट में, कि उसमें सिर्फ छोटे छोटे 2 अमेंडमेंट्स हैं, एंड उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। बाकी जो 4 सब्जेक्ट है, कंपनी लॉ न्यू सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, एसबीसी न्यू सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एंड एडवांस कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस एसीएलपी ओल्ड सिलेबस प्रोफेशनल प्रोग्राम। इन चारों पेपर की अमेंडमेंट्स, अगर मैं कुछ स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा हूँ कि किस पेपर के लिए, तो इसका इम्प्लाइड मतलब है इन चारों के लिए है। इज दैट ओके? नाउ देखिए, पहला जो अमेंडमेंट है, देखिए, एक टॉपिक आपका चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, ये जो चैप्टर कंपनी लॉ में भी यही नाम है, ओल्ड सिलेबस में भी यही नाम है, और न्यू सिलेबस में भी यही नाम है, एसबीसी में भी यही नाम है, लेकिन एसीएलपी में सेम अमेंडमेंट सेम है। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन,
मैं लिख देता हूँ ACLP में चैप्टर का नाम क्या है, एडवांस कंपनी लॉ प्रैक्टिस में जो अमेंडमेंट में बताने जा रहा हूँ क्लासिफिकेशन और कंपनी नाम का कोई चैप्टर नहीं है, कहाँ मिलेगा, इंट्रोडक्शन में। चैप्टर का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन। बाकी तो नोट्स आपको दिए हैं सब, उसमें लिखा हुआ है। इसका कंपनी लॉ न्यू सिलेबस, SBC न्यू सिलेबस, कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस, इन तीनों जगह चैप्टर का नाम क्या है, क्लासिफिकेशन कंपनी। ACLP में चैप्टर का नाम क्या है, अमेंडमेंट इज सेम, चैप्टर का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन। ठीक है। नाउ देखिए मैंने हर चीज इतनी कन्वीनियंट बनाई जिससे कि आपको अमेंडमेंट्स को अपनी बुक के साथ रिलेट करने में या उसको इनकॉर्पोरेट करने में किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज आइडिया। नाउ पहला जो अमेंडमेंट यहाँ पे, जो आप OPC टॉपिक पढ़ते हैं, 1% कंपनी, एंड OPC टॉपिक के अंदर एक आपको सब टॉपिक आता है नॉमिनेशन बाय द सब्सक्राइबर और मेंबर ऑफ 1% कंपनी। इसका मतलब आपको जो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले और कंपनी बनने का मेंबर, उसका नॉमिनेशन, नॉमिनी, तो वहाँ एक पॉइंट आप पढ़ते हैं उस टॉपिक के अंदर, जो लास्ट पैराग्राफ लास्ट में जो दे रखा है, लास्ट के जो 2 पैराग्राफ हैं उस टॉपिक के अंदर, नॉमिनेशन बाय द सब्सक्राइबर और मेंबर ऑफ OPC, उसके अंदर एक चीज दे रखी है कि साहब कि जो मेंबर है और नॉमिनी जो पहले से आप पढ़ते आए हैं, दोनों के लिए 3 रिक्वायरमेंट थी। एक, दे शुड बी नेचुरल पर्सन, सिटीजन ऑफ इंडिया एंड PRI, पर्सन रेजिडेंट इंडिया। 3 रिक्वायरमेंट थी। इन 3 में से 2 रिक्वायरमेंट तो एज इट इज, पहले मैं अमेंडमेंट समझा देता हूं, फिर इसका इफेक्ट के लिए तो नोट्स दे ही रखे मैंने आपको। ठीक है, ये 2 रिक्वायरमेंट एज इट इज है, नेचुरल पर्सन होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन PRI की एक कंडीशन अब हट गई है, मतलब OPC का मेंबर या नॉमिनी दोनों ही पर्सन रेजिडेंट इंडिया भी हो सकता है, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया भी हो सकता है, नॉट नेसेसरली कि रेजिडेंट इंडिया हो। In order to be a member of OPC, in order to be nominee of the member of OPC, it is not necessary कि साहब वो आपको पर्सन रेजिडेंट इंडिया ही होना चाहिए, नॉट नेसेसरी। वो रेजिडेंट इंडिया हो भी सकता है और नहीं भी, बोथ द पॉसिबिलिटी जाती है, आपको हो भी सकता है और नहीं भी। अच्छा, एक बात और पढ़ते थे आप पहले कि साहब अगर PRI के लिए कंडीशन क्या है कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में वो इंडिया में कम से कम 182 दिन स्टे किया हो, एटलीस्ट 182 डेज for a period of not less than 182 days in the preceding financial year। अच्छा, उसकी जगह अब इन्होंने, वैसे रेजिडेंट होना कोई जरूरी नहीं है, बट अगर रेजिडेंट निकालना कि बंदा प्रेजेंट रेजिडेंट इंडिया है, उसके लिए कंडीशन भी चेंज हो गई। 182 डेज की जो रिक्वायरमेंट थी पहले, इतने दिन कम से कम इंडिया में प्रीसीडिंग फाइनेंशियल स्टे करना चाहिए, वो हटके उसकी जगह 120 डेज हो गया। तो पहली बात, रेजिडेंट इन इंडिया होना कोई जरूरी नहीं है, इट मे बी रेजिडेंट इंडिया, इट मे बी रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, बट in order to be in India, condition has been changed. Now condition is now not 182 days requirement, condition has been changed to 120 days। 120 दिन भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में बंदा अगर इंडिया में स्टे किया है, वो पर्सन रेजिडेंट इंडिया माना जाएगा। तो ये 2 चेंजेज हैं। एंड एक तो PRI होना कोई मैंडेटरी नहीं है, PRI भी हो सकता है, PROI भी। और PRI होने के लिए जो कंडीशन पहले 182 डेज की थी, वो अब 120 डेज हो गई। तो दीज आर 2 चेंजेज। अकॉर्डिंगली ये आपके जो टॉपिक था नॉमिनेशन बाय द सब्सक्राइबर और मेंबर OPC, इस टॉपिक के जो लास्ट 2 पैराग्राफ है उसमें इसका इफेक्ट आया, एंड उसके अकॉर्डिंगली मैंने 2 पैराग्राफ आपको रिप्रोड्यूस कर दिए कि आप किताब में जो पहले 2 पैराग्राफ उसको हटा के इसकी जगह ये चेंजेज यही है कि आपको पहले था ना रेजिडेंट इंडिया होना चाहिए, हम लिखते हैं वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, मतलब रेजिडेंट इंडिया होना जरूरी नहीं है। और दूसरा आपको 182 डेज की जगह 120 डेज हो गया, 120 डेज। तो दिस इज वन अमेंडमेंट रिगार्डिंग द OPC, रिगार्डिंग द 1% कंपनी। हमने नोट्स के लिंक दोबारा शेयर कर दिया है, किसी को अभी तक नहीं पता लगा, अमेंडमेंट के नोट्स का लिंक फिर शेयर कर दिया, और 5 सब्जेक्ट के नोट्स आपको अमेंडमेंट के नोट्स वहाँ नजर आ जाएंगे आज जैसे लिंक को आप डाउनलोड करेंगे। दूसरा, इसी चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी और ACLP में इंट्रोडक्शन चैप्टर में दूसरा चेंज है इन द टॉपिक स्मॉल कंपनी। अच्छा, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन जो पढ़ते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 85 is first of all it should be a company other than public company, that is private company। और पहली कंडीशन है कि जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल, जो आप पढ़ते आए थे, इस जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल does not exceed the 50 lakhs rupees और such higher amount as be prescribed but not exceeding 10 करोड़, वो सारी बातें। और टर्नओवर आप जो पढ़ते थे कि साहब नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़। तो जो पेड अप शेयर कैपिटल जो पढ़ते थे पहले कि नॉट एक्सीडिंग लेस देन इक्वल टू 50 lakhs होना चाहिए।
एंड टर्नओवर जो पढ़ते थे आप, इट शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़, लेस देन इक्वल 2 करोड़। ये दोनों लिमिट्स चेंज हो गई हैं, दोनों लिमिट्स चेंज हो गई हैं। अब 50 lakhs की जगह इसकी जगह मैं कट लगा दिया, इसकी जगह कट लगा दिया, इसकी जगह हो गया 2 करोड़। मतलब अगर पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ या उससे कम है, यू कैन बी स्मॉल, दैट कंपनी में बी स्मॉल कंपनी। और टर्नओवर में आपको हो गया, आपका 2 करोड़ की जगह हो गया 20 करोड़। इसका मतलब ये लिमिट हट गई। अब स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन क्या होगी? सब वो कंपनी सब कुछ सेम है, खाली जो पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन इक्वल 2 करोड़। एंड टर्नओवर जो 2 करोड़ की अपर लिमिट थी, 2 करोड़ की जगह 20 करोड़ या 20 करोड़ या उससे कम टर्नओवर होना चाहिए। एंड बाकी सब कुछ डेफिनेशन में चेंज है, तो ये 2 चेंजेज है। अकॉर्डिंगली जो फर्स्ट पैराग्राफ डेफिनेशन का था उसको हमने रिप्लेस कर देना है, और चेंज क्या मैंने उसको अंडरलाइन भी कर दिया है। और जो अपर लिमिट थी ना कि 50 लाख को बढ़ा के 10 करोड़ तक गवर्नमेंट कर सकती है, वो सब सेम है। 2 करोड़ को बढ़ा के गवर्नमेंट 10 करोड़ तक कर सकती है, ऐसे 20 करोड़ को बढ़ा के 100 करोड़ तक कर सकती है, टर्नओवर सब कुछ सेम है। खाली जो लिमिट ऑलरेडी थी 50 लाख पेड अप शेयर कैपिटल की, उसकी जगह 2 करोड़ हो गया, और टर्नओवर 2 करोड़ की जगह 20 करोड़, टर्नओवर 2 करोड़ की जगह 20 करोड़ हो गया इन द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी। तो स्मॉल कंपनी का क्राइटेरिया चेंज हो गया। पहले था कि साहब पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं। अब क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एंड टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। So these limits have been changed in the context of small company, in the context of small company. So that there are changes in this chapter, classification of companies, और आपको ACLP में यही सेम चैप्टर का नाम, सेम जो अमेंडमेंट्स है वो इंट्रोडक्शन चैप्टर में। Now I move on to the next amendment. चैप्टर जिसमें अमेंडमेंट है, चैप्टर का नाम है प्रमोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। प्रमोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी लॉ न्यू सिलेबस, कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस, एसबीसी, इन तीनों में सेम चैप्टर का नाम है। एसीएलपी में जो अमेंडमेंट मैं बताने जा रहा हूँ सेम अमेंडमेंट है, बट एसीएलपी में अमेंडमेंट चैप्टर का नाम है एडवांस कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस ओल्ड सिलेबस प्रोफेशनल प्रोग्राम। उस चैप्टर का नाम है कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन। नोट्स में सब मिला हुआ लिखा हुआ मिलेगा आपको, कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन। वहां चैप्टर का नाम प्रमोशन फॉर्मेशन कंपनी नहीं है, क्या है, कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन। इस चैप्टर में एक टॉपिक आप पढ़ते हैं कि अगर जो इंटीग्रेटेड प्रोसेस फॉर इनकॉर्पोरेशन कंपनी आप पढ़ते हैं कि साहब जिसमें कंपनी में जो डायरेक्टर्स आपको अपॉइंट होंगे उसका दिन और कंपनी की नेम, रिजर्वेशन एंड इनकॉर्पोरेशन कंपनी, इन सब चीज़ का एक ही बार में एप्लीकेशन जो हम लगाते हैं, रूल 38 पढ़ते हैं, रूल 38 कि साहब अलग अलग एप्लीकेशन लगाने की बजाय फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग द डिन, फॉर द पर्पस ऑफ रिजर्वेशन नेम एंड फॉर द पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी, कंबाइंड जो जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोसेस फॉर इनकॉर्पोरेट कंपनी, रूल 38 जो आप पढ़ते हैं। रूल 38 के बाद इसमें कोई चेंज नहीं है, एक रूल 38A पढ़ते हैं, इसमें चेंज है यहाँ पे। और रूल 38A में क्या दे रखा है रूल 38A में क्या दे रखा है कि साहब जब आप रूल 38 के अंदर एप्लीकेशन लगाते हैं फॉर इनकॉर्पोरेट कंपनी, तो साथ में आप एक एप्लीकेशन और लगाएंगे फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन नंबर। तो वो एप्लीकेशन क्या लगाती है, एजाइल या INC 35, फॉर्म नंबर INC 35, जिसमें पहले तीन चीज़ों के लिए रजिस्ट्रेशन हम कराते थे। पहले एजाइल फॉर्म था, ठीक है, एंड 3 चीज़ों के लिए कराते थे, GSTN नंबर, फिर आपका एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन। इन 3 चीज़ों के रजिस्ट्रेशन पहले एजाइल में एप्लीकेशन लगाते थे, INC 35। बाद में एक अमेंडमेंट आई थी, उसके बाद आपको 5 चीज़ हो गई, 3 + 2 5, और फॉर्म का नाम बदल के हो गया एजाइल प्रो। फॉर्म का नाम बदल के होता है एजाइल प्रो, ठीक है, इसमें सब लिख के बता दूंगा, ठीक है। और उसमें 5 चीज़ क्या, 3 तो वही सेम, GSTN, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस। 2 चीज़ और क्या ऐड हो गई थी आपके, दैट इज द प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन एंड ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट। अब एक और अमेंडमेंट आ गई इसके अंदर, अब फॉर्म एजाइल प्रो की जगह एजाइल प्रो एस हो गया। सबसे पहले एजाइल था, फिर एजाइल प्रो हुआ, फिर एजाइल प्रो एस हो गया। अब 6 चीज़ हो गई हैं, वही अब ये चीज़ अमेंडमेंट में आपको ऐड हुई है। 5 चीज़ें तो वही सेम, GSTN, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड,
स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन, ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, लास्ट क्या है 6 वन आपका क्या है, दैट इज जो नया ऐड हो गया है, दैट इज शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन। ये आपको शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन के लिए भी आप सेम फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, पहले एजाइल था, 3 चीजों के लिए रजिस्ट्रेशन होती थी, आपको फिर एजाइल प्रो हुआ जो आप पहले पढ़ चुके हैं, फिर 3 + 2 हो गया, 5 चीजों के लिए रजिस्ट्रेशन हो गया। आपका चेंज हो गया एजाइल प्रो एस, अब फॉर्म का नाम हो गया एजाइल प्रो एस, है फॉर्म नंबर INC 35 ही, लेकिन फॉर्मेट चेंज हो गया है। INC 35 पहले भी ये था, यहाँ भी सेम था, लेकिन फॉर्मेट बदल गया ऑब्वियसली, फॉर्म नंबर ही सेम, फॉर्मेट हैव बीन चेंज। तो पहले एजाइल था, फिर एजाइल प्रो हुआ, फिर एजाइल प्रो एस हो गया, और अब आपको हो गया 3 + 2 + 1 6, 6 चीज़ों के लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं बाय अप्लाइंग इन एजाइल प्रो एस व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर इंटीग्रेटेड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो रूल 38 में एप्लीकेशन लगाएंगे इंटीग्रेटेड इनकॉर्पोरेशन कंपनी, और साथ में रूल 38 ये बोलता है, साथ में आपको एक और एप्लीकेशन लगे एजाइल प्रो एस INC 35 फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ 6 थिंग्स, GST नंबर, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड रजिस्ट्रेशन नंबर, ESIC रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, एंड ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, एंड लास्ट इज शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन जो छठा है आपको ऐड हुआ। सो दैट इज अ स्मॉल चेंज। तो मैंने पूरा टॉपिक आपको मैंने लिख दिया कि उसको पूरा चेंज करो, क्योंकि क्या होता है कि चेंज इतना सही है कि साहब एजाइल प्रो की जगह एजाइल प्रो एस हो गया है, और आपको 5 के छठा चाहिए, 500 एच छठा और ऐड हो गया, लेकिन मैंने पूरा टॉपिक रिप्लेस कर दिया कि आप पूरा रिप्लेस करके पड़ेगी, कन्फ्यूजन कि ये छूट गया वो छूट गया, तो मैं पूरा टॉपिक, लेकिन चेंज यही है, ठीक है। एंड दिस इज अ स्मॉल चेंज, ठीक है। अब 6 चीज़ों के लिए अप्लाई करते हैं एजाइल, एंड फॉर्म का नाम होगा एजाइल प्रो एस। नेक्स्ट जो चैप्टर है जिसमें अमेंडमेंट है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। देखिए इस टॉपिक के अंदर एक टॉपिक आप पढ़ते हैं कन्वर्जेंस की, वन टाइप ऑफ कंपनी कन्वर्जन इनटू अनदर टाइप, वो एक टॉपिक पढ़ते हैं कन्वर्जन। उसमें एक आप पढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ, अच्छा ये अगेन कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस, कंपनी लॉ न्यू सिलेबस एंड SBC, इन तीनों में चैप्टर का नाम मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स है, लेकिन ACLP के पेपर में चैप्टर का नाम है कंपनी फॉर्मेशन कन्वर्जन, वहां ही मिलेगा कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन, वहां आपको नजर आएगा। कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन, देखिए ACLP एडवांस कंपनी लॉ प्रैक्टिस, वहां पे चैप्टर का नाम कंपनी फॉर्मेशन कन्वर्जन। देखिए वहां एक टॉपिक आप पढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ, पहले मैं बता दूं स्ट्रक्चरली क्या चीज चेंज हुई, कन्वर्जन ऑफ OPC into a, just a minute, conversion of OPC into a private company or a public company। एक टॉपिक पढ़ते हैं, ये जो टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ OPC into प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड था, कंपल्सरी कन्वर्जन एंड वॉलेंट्री कन्वर्जन। कंपल्सरी कन्वर्जन एंड वॉलेंट्री कन्वर्जन। कंपल्सरी कन्वर्जन में आप पढ़ते थे कि अगर कोई 1% कंपनी है, या पढ़ते थे कि अगर उसकी
पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड्स 50 लाख रुपीज, या एवरेज एनुअल टर्नओवर इन द लास्ट 3 years एक्सीड्स 2 करोड़, देन उसके लिए मैंडेटरी हो जाता था कि विद इन 6 months अपने आप को कन्वर्ट करना ईदर इनटू अ प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी, मतलब इट कैन नॉट रिमेन एज ए ओपीसी एंड या तो प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में से प्रॉपर प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में वो कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये कंपल्सरी। इसका मतलब इन अदर वर्ड्स, इसका मतलब ये था इन अदर वर्ड्स साहब एक ओपीसी की कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर 50 लाख से ज़्यादा हुई तो ओपीसी सीज कर देगी एंड इट हैज़ टू कन्वर्ट इनटू अ प्राइवेट प्रॉपर प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी, वो आपकी चॉइस है। या आपके एवरेज एनुअल टर्नओवर इन द लास्ट 3 years अगर 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा तो मतलब फिर आप, अच्छा याद है मैं इस पॉइंट को हमेशा मैं अपने लेक्चर में क्रिटिसाइज करता, ये क्या मतलब है कि आप उसकी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करें कि साहब की कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती, एवरेज एनुअल टर्नओवर इन द लास्ट 3 years 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता, अगर ज़्यादा होगा तो आप ओपीसी नहीं रह सकते, फिर ओपीसी में फ़ायदा क्या हुआ। मैं हमेशा कहता, अब इन्होंने ये सब कंसेप्ट हटाई दिया है, मतलब अब सी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कंसेप्ट ही हट गया। इस आप आपकी पेड अप शेयर 50 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती, अब ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं इन द केस ओपीसी, एकदम हो सकती है। ओपीसी कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा हो सकती है एंड उसके ऊपर कोई इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा कि साहब उसको कन्वर्ट करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही उसका टर्नओवर एवरेज एनुअल टर्नओवर इन द लास्ट 3 years 2 करोड़ से ज़्यादा हो सकता है, एकदम हो सकता है, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा एंड इट विल नॉट अंडर एनी कंपल्शन टू कन्वर्ट इनटू द प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। इसका मतलब इस तरह की जो रिक्वायरमेंट्स थी ये पूरी हट गई हैं, ठीक है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट जब इनकी वजह से ही आपको कंपल्सरी कन्वर्जन कंसेप्ट था, इसकी वजह से कंपल्सरी कन्वर्जन कंसेप्ट था, इसलिए कंपल्सरी कन्वर्जन का कंसेप्ट ही खत्म हो गया। नाउ वी डोंट हैव एनी प्रोविजन रिगार्डिंग द कंपल्सरी कन्वर्जन ऑफ ओपीसी इनटू अ प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी, ये कंसेप्ट खत्म हो गया। अब रह क्या गया, वॉलंटरी कन्वर्जन। लेकिन एक्चुअली इफेक्टिवली ये हुआ है, लेकिन अमेंडमेंट कैसे किया गया है, अमेंडमेंट ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर बताया, अमेंडमेंट कैसे किया गया है, ये वॉलंटरी कन्वर्जन टॉपिक को हटा दिया, मतलब अब कंफ्यूज मत हो जाना, और कंपल्सरी कन्वर्जन के जो प्रोविजन थे उसकी जगह नए प्रोविजन डाल दिए हैं, और वो एक्चुअली जो नए प्रोविजन का नाम है कन्वर्जन ऑफ ओपीसी इनटू प्राइवेट, और प्रोविजन को पढ़ के पता लगता है कि वो अपनी मर्जी से कन्वर्ट करे, कोई कंपल्शन में आगे नहीं करे। इसका तो ये टॉपिक कंपल्सरी कन्वर्जन का पहले प्रोविजन थे उसको ओमिट करके उसकी नए प्रोविजन डाल दिए, तो इफेक्टिवली वो वॉलंटरी कन्वर्जन की बात कर रहा है, और अलग से जो वॉलंटरी कन्वर्जन की जो प्रोविजन थे उसको डिलीट करके, दो बार वॉलंटरी करने को मतलब नहीं है। इट मीन अब जो हमारे पास एक ही तरह कंसेप्ट है, कन्वर्जन ऑफ ओपीसी इनटू प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी, जैसे और कोई कन्वर्जन पढ़ते हैं ना प्राइवेट पब्लिक में, पब्लिक प्राइवेट अपनी मर्जी से कन्वर्ट, कोई कंपेल थोड़ी करता है, उसी तरीके से अब हो गया कि एक ओपीसी की मैनेजमेंट अगर डिसाइड करती है टू कन्वर्ट इनटू प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी तो कर सकती है, उसका प्रोसीजर में बताया तो क्या है। तो इसका अब नया एक ही टॉपिक रह गया, कन्वर्जन ऑफ ओपीसी इनटू अ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी एज द केस में भी, ठीक है, एक ही टॉपिक, और उसके प्रोविजन से पता लगता है कि साहब वो वॉलंटरी कन्वर्जन की बात कर रहा है। ये कंपल्सरी कन्वर्जन के जो कंसेप्ट हैं वो खत्म हो गए, अब ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ओपीसी केस में कि साहब उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती, या एवरेज एनुअल टर्नओवर इन द लास्ट 3 years आपको 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एकदम हो सकती है, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। इट मीन कंपल्सरी कन्वर्जन कंसेप्ट खत्म हो गया, लेकिन उसकी जगह जो नए टॉप प्रोविजन आए हैं, पहले वाला तो पूरा प्रोविजन ओमिट कर दिया, एबॉलिश कर दिया, वो वॉलंटरी कन्वर्जन की बात कर रहा है, और जो वॉलंटरी कन्वर्जन अलग से सेपरेट टॉपिक दे रखा है वो हटा दिया कि जरूरत नहीं है। और अब हम वॉलंटरी कन्वर्ट टर्म यूज नहीं करते, इम्प्लाइड है कि जो भी कन्वर्जन है वो क्या है, वॉलंटरी कन्वर्जन इम्प्लाइड है। तो ये स्ट्रक्चर में जो चेंज हुआ मैंने आपको बता दिया क्या है। अब मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ कि सब जो नया प्रोविजन आए, कन्वर्जन ऑफ ओपीसी इनटू प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी, और ऑब्वियसली दैट्स अ केस ऑफ वॉलंटरी कन्वर्जन, दैट्स अ केस ऑफ वॉलंटरी कन्वर्जन। उज्जवल गुड मॉर्निंग। कन्वर्जन ऑफ, ये समझे पहले ओपीसी का कन्वर्जन दो था इनटू द प्राइवेट वाली, चाहे वो कंपलसरी वॉलंटरी सब हट गया, उसकी जगह नए आ गए ये वॉलंटरी है, ठीक है, नए आ गए ये वॉलंटरी है। कन्वर्जन ऑफ ओपीसी इनटू अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी एज अ केस में, ये वॉलंटरी की बात कर रहा है। इसके प्रोविजन देखिए क्या है इसका टॉपिक, अब जो आपको नया टॉपिक आ गया, मान लो ओपीसी है, उसकी मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है कि हमें कन्वर्ट करना अपने आप को इनटू द प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो सबसे पहले दे हैव टू ऑल्टर देयर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन,
अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ प्राइवेट और पब्लिक कंपनी जो आप कन्वर्ट करना चाहते हैं उसके हिसाब से। अच्छा, उसके लिए क्या रेजोल्यूशंस पास करने पड़ेंगे फॉर ऑल्टरेशन मेमोरेंडम आर्टिकल्स। वो रेजोल्यूशन कैसे पास होगा? एज पर सेक्शन 122 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। आपको याद होगा जब आप जनरल मीटिंग टॉपिक पढ़ते हैं उसमें सबसे लास्ट सेक्शन 122 पढ़ते हैं, उसमें एक पॉइंट आता है कि साहब अगर ओपीसी को रेजोल्यूशन पास करना है ORSR तो कैसे पास होगा, याद है पढ़ते हैं। तो उसमें आता है कि साहब जो अकेला मेंबर है वो अपना डिसीजन कन्वे कर देगा, कंपनी उसको मिनट्स बुक में नोट कर लेगा, वो साइन कर देगा, तो उसी डेट को माना जाएगा साहब मीटिंग हुई थी और आपको वो रेजोल्यूशन पास हुआ था। तो ये वही तरीका दे रखा है हाउ द इन द केस ओपीसी रेजोल्यूशन विल बी पास विद ORSR। तो वही बोला कि साहब जो सेक्शन 120 सबसेक्शन 3 में जो तरीका दे रखा है फॉर ऑल्टरेशन पासिंग द रेजोल्यूशन, उस तरीके से रेजोल्यूशन पास करके कंपनी के पहले बात मेमोरेंडम आर्टिकल ऑल्टर करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। एक दूसरा, क्योंकि आप प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर वो इससे केस ऑफ प्राइवेट कंपनी और दोनों अलग लिख लेते हैं पब्लिक कंपनी। एक तो ध्यान रखना कि साहब वो प्राइवेट और पब्लिक में कन्वर्ट कर सकते हैं बट नॉट इन सेक्शन 8 कंपनी। तो आप जानते हैं कंसेप्ट पढ़ते हैं कि ओपीसी कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू सेक्शन, ना तो ओपीसी इनकॉर्पोरेट हो सकती है जैसे सेक्शन 8 कंपनी, नॉट इट कैन बी कन्वर्टेड टू सेक्शन 8 कंपनी। तो नॉर्मल प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी विद अ प्रॉफिट मोटिव उसमें तो कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन ओपीसी इन कन्वर्जन इनटू अ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी विच इज सेक्शन 8 नॉट पॉसिबल। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा है आपको अपने अगर मेंबर्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ मेंबर्स, यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्टर्स। अगर आप प्राइवेट कंपनी में कन्वर्जन कर रहे हैं तो कम से कम 2 मेंबर रखिए। तो एज ए ओपीसी हो सकता है आपका एक ही मेंबर हो, एक हो सकता है एक ही मेंबर होगा ऑब्वियसली, तो आपको मेंबर बढ़ाने पड़ेंगे। डायरेक्टर कम से कम 2 हो सकता है आपका एक ही डायरेक्टर। ओपीसी में आप जानते हैं एक से ज़्यादा डायरेक्टर हो सकता है, अगर 2 डायरेक्टर नहीं तो आपको बढ़ाने पड़ेंगे। पब्लिक कंपनी में अगर कन्वर्ट करें तो मेंबर्स बढ़ा के 7 करने पड़ेंगे कम से कम, और डायरेक्टर्स कम से कम 3 करने पड़ेंगे। तो ये सारी रिक्वायरमेंट आपको कंप्लाई करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू कन्वर्ट योर ओपीसी इनटू अ प्राइवेट। अब यहाँ तो कोई कंपलसरी कोई ये नहीं बोल रहा ये होने पे आपको कन्वर्ट करना है, ये तो तरीका दे रखा है, अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये प्रोसीजर फॉलो कीजिए। अच्छा, साथ में एक बात और लिखेगी, जो मिनिमम पेड अप कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल करनी पड़ेगी। अच्छा, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते हो उसमें आता है ना विच हैज सच मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे प्रिस्क्राइब। पब्लिक कंपनी में भी सेम लैंग्वेज आती है, लेकिन मैंने पढ़ाता हूँ कि सर अभी तक कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब हुआ नहीं है फ्रॉम द MCA। इट मीन्स फिलहाल कुछ नहीं, लेकिन अगर फ्यूचर में कुछ प्रिस्क्राइब हो जाएगा, क्या जब ओपीसी उसमें कन्वर्ट होगी क्या उसको भी फॉलो करना पड़ेगा, उस कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल ऐसा अभी कुछ है नहीं। तो ये सारे कंडीशंस फुलफिल करते हुए कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आप मेमोरेंडम आर्टिकल ऑल्टर कीजिए बाय पासिंग द रेजोल्यूशन एज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन सेक्शन 122 सबसेक्शन 3, जो तरीका दे रखा है रेजोल्यूशन ओपीसी में कैसे पास होते हैं। फिर आपको डायरेक्टर्स मेंबर्स बढ़ाने हैं, ठीक है, बट ध्यान रखना है कि साहब आप प्राइवेट पब्लिक सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन लगानी है टू द ROC फॉर कन्वर्जन इन फॉर्म नंबर INC 6। Then company will make an application to the ROC in form number INC 6। INC 6 में एप्लीकेशन लगाएंगे फॉर कन्वर्जन एंड उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे, फीस वगैरह ऑब्वियसली होगी, साथ में कुछ डॉक्यूमेंट क्या किया, आपका जो मेमोरेंडम आर्टिकल आपने ऑल्टर्ड किया, ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल्स वो अटैच करेंगे। दूसरा, आपने जो रेजोल्यूशन पास किया था फॉर ऑल्टरेशन, कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन वो अटैच करेंगे। फिर आपने जो मेंबर्स बढ़ाए हैं और डायरेक्टर बढ़ाए हैं उसकी लिस्ट ऑफ प्रपोज मेंबर्स, कौन नए मेंबर होंगे, डायरेक्टर होंगे, उनके साथ में कंसेंट के हिसाब से विलिंग। देन लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड लेटेस्ट ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स, दैट इज बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स INC 6 में जो एप्लीकेशन ROC को लगाएंगे उनके साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे। When this application will be made to the ROC along with the documents along with the prescribed fees, और ROC अगर satisfied है कि साहब everything is in order, तो ROC will approve the form, INC 6 को approve कर देगा and will issue a revised certificate in corporation। अच्छा, revised certificate in corporation क्या उसके इम्पैक्ट आएगा कि नाउ उसके नाम में भी इम्पैक्ट आएगा, जो OPC वर्ड्स उसके नाम में आए तो हट जाएंगे। नाउ इट विल बी अ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी जो भी है आपको जिसमें कन्वर्जन करा है उसके अकॉर्डिंगली ROC विल इशू रिवाइज सर्टिफिकेट इन कॉर्पोरेशन। तो ये ब्रीफली प्रोसीजर था फॉर कन्वर्जन OPC इनटू प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी। अब यही प्रोसीजर है
एंड कहीं भी कंपल्सन की बात नहीं थी, ये वॉलंटरी, हम वॉलंटरी बोल नहीं रहे, इम्प्लाइड है। पहले दो तरह के ऑप्शन थे, एंड पहले जो आपको कंपल्सरी कन्वर्जन होता था कि साहब कैपिटल 50 लाख से ऊपर होने पे या एवरेज एनुअल टर्नओवर मोर देन 2 करोड़ द लास्ट 3 ईयर्स आपको कंपल्सरी कन्वर्ट करना पड़ेगा, सब कंसेप्ट हट गए। मतलब अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इन द केस ओपीसी के ऐसा होने पर कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसका इम्पैक्ट और भी जगह है, जैसे एक टॉपिक आप पढ़ते थे इसी के साथ, इसी चैप्टर में आगे इसी के साथ नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ, एक पढ़ते थे आप टॉपिक कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू ओपीसी। उल्टा, प्राइवेट पब्लिक कंपनी तो डायरेक्टली ओपीसी में कन्वर्ट हो नहीं सकती, आप जानते हैं। कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू ओपीसी, तो उसमें पढ़ते थे ना कि साहब सबसे पहले वो सेक्शन 8 कंपनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ओपीसी में, साथ में उसकी पेड अप शेयर 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इससे खाली हम बोलते हैं वो सेक्शन 8 कंपनी नहीं होनी चाहिए, वो प्राइवेट कंपनी है, प्रॉपर प्रॉफिट मोटिव वाली कंपनी है, प्राइवेट कंपनी सेक्शन 8 नहीं होनी चाहिए। आप कन्वर्ट कर, आपकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा है, एवरेज एनुअल टर्नओवर मोर देन 2 करोड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टिल यू कैन कन्वर्ट योरसेल्फ इनटू द ओपीसी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब वो कंसेप्ट ही हट गया कि साहब ओपीसी की पेड कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उसका इम्पैक्ट इस टॉपिक में आ गया। मतलब पूरा टॉपिक जो है ये कन्वर्जन वाला, ये जो टॉपिक है ये पूरा टॉपिक सेम ही है, खाली जहाँ जहाँ वो था कि साहब कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एवरेज एनुअल टर्नओवर आपको स्टार्टिंग के पैराग्राफ में भी था, और आपको एक पैराग्राफ जो INC 6 में एप्लीकेशन लगती है उसमें भी था, तो वो हट गया, बाकी पूरा टॉपिक सेम, पूरा टॉपिक सेम है। तो क्योंकि अब वो कंसेप्ट ही हट गया कि साहब आपकी कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती है जो ओपीसी, या आपका एवरेज एनुअल टर्नओवर मोर देन 2 करोड़ नहीं होती, ये सब चीज़ें हट ही गई, इसलिए इसका ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट सब जगह आपको तो इस टॉपिक में भी आ गया। बाकी ये टॉपिक का प्रोसीजर्स पूरा सेम है, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू ओपीसी, बट ओनली थिंग इज दैट जहाँ जहाँ वो चीज़ लिखी हुई थी कैपिटल और टर्नओवर वो चीज़ हट गई है, बाकी पूरा प्रोसीजर सेम है। मैंने फिर भी पूरा टॉपिक रिप्रोड्यूस कर दिया अमेंडमेंट के नोट्स में कि जैसे कन्फ्यूजन ना हो, लेकिन आप मिला के देखेंगे तो सिर्फ वही चीज़ें हट गई हैं, कैपिटल वाली टर्नओवर वाली बात हट गई, बाकी और सब पूरा टॉपिक सेम है, तो ये आप कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द चेंजेस इन दिस टॉपिक, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, और ACLP में कंपनी फॉर्मेशन कन्वर्जन आपको जो टॉपिक था। अब मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ, एक कमेंट चेंज ले रहा हूँ। आपने सुना होगा ये सब जो प्रोड्यूसर कंपनी के जो प्रोविजंस हम पढ़ते थे, तो पहली बार जो मैं प्रोड्यूसर कंपनी जब बोल रहा हूं, ये जो अमेंडमेंट में बताने जा रहा हूं प्रोड्यूसर कंपनी कॉन्टेक्स्ट में, इट इज ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 2 पेपर्स, जो 5 पेपर में से JIGL की तो हम फिलहाल बात ही नहीं कर रहे, तो हम लास्ट में बात करेंगे, लेकिन बाकी जो रिमेनिंग 4 पेपर उनमें सिर्फ 2 ही पेपर जगह इसका इम्पैक्ट है। एक तो सेटिंग ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर, न्यू सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, और दूसरा कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, सिर्फ ये 2 जगह। इट मीन्स जो कंपनी लॉ न्यू सिलेबस है और ACLP एडवांस कंपनी प्रैक्टिस ओल्ड सिलेबस है, इन दोनों पेपर में इसका क्योंकि वहाँ चैप्टर इस सिलेबस में नहीं है। हाँ, न्यू सिलेबस में कंपनी लॉ के पेपर में नहीं है न्यू सिलेबस में, लेकिन उसकी जगह SPC में है और ACLP में नहीं है। तो प्रोड्यूसर कंपनी जो मैं चेंज बताने जा रहा हूँ, ये कंपनी लॉ न्यू सिलेबस में नहीं है, एडवांस कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस ओल्ड सिलेबस में भी नहीं है। कहाँ पे? सेटिंग ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर न्यू सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, वहाँ पे ये अमेंडमेंट का प्रोड्यूसर कंपनी का टॉपिक है, एंड कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस में वहाँ पे इसका इम्पैक्ट। कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस में पूरा चैप्टर का नाम ही प्रोड्यूसर कंपनी है, चैप्टर का नाम ही प्रोड्यूसर कंपनी है, और SBC के अंदर यहाँ तो चैप्टर का नाम ही प्रोड्यूसर कंपनी है, और SBC न्यू सिलेबस में यहाँ पे एक चैप्टर मिसलेनियस, उस चैप्टर के अंदर आपको एक टॉपिक है प्रोड्यूसर कंपनी, उस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है दैट इज द प्रोड्यूसर कंपनी। अच्छा, जब प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में पढ़ते थे तो वहां पे एक रेफरेंस आता था कि सब न्यू एक्ट के अंदर अभी प्रोविजन नहीं है, बट न्यू एक्ट का सेक्शन 465 सब सेक्शन 1 इसके प्रोविजन में ये लिखा हुआ था कि सब सेक्शन 465 ऑफ द न्यू एक्ट कंपनीज एक्ट 2013,
कि सब जब तक नया एक्ट कोई नहीं बनता रिगार्डिंग प्रोड्यूसर कंपनी, मतलब प्रोड्यूसर कंपनी से रिलेटेड कोई नया एक्ट बनना था, जब तक कोई न्यू एक्ट नहीं बनता तब तक कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर जो प्रोड्यूसर कंपनी के प्रोविजन, सेक्शन 465 तो न्यू एक्ट में लिखा होता कि जब तक कोई प्रोड्यूसर कंपनी से रिलेटेड न्यू एक्ट नहीं बनता, मतलब प्रोड्यूसर कंपनी से प्लान ये था कि न्यू एक्ट बनाया जाएगा, उसकी जगह जब तक नहीं बनता तब तक कंपनीज एक्ट, ओल्ड एक्ट, उसके पार्ट 9A के प्रोविजन, और ओल्ड एक्ट के अंदर पार्ट 9A ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, यहां पे जो प्रोड्यूसर कंपनी के प्रोविजन है दैट शैल कंटिन्यू टू अप्लाई। इसलिए आप जो भी प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में पढ़ते थे वो ओल्ड एक्ट के प्रोविजन पढ़ते थे, पार्ट 9A के प्रोविजन पढ़ते थे ऑफ द ओल्ड एक्ट, कंपनीज एक्ट 1956, और इसका रेफरेंस न्यू एक्ट में सेक्शन 465 में दे दिया कि जब तक कोई नया एक्ट नहीं बनता रिगार्डिंग प्रोड्यूसर कंपनी, तब तक प्रोड्यूसर कंपनी के जो प्रोविजंस हैं वो ओल्ड एक्ट, कंपनीज एक्ट 1956 का पार्ट 9A से गवर्न होगा। अब अभी रिसेंटली अमेंडमेंट क्या है, सेक्शन 465 में जो बात लिखी हुई थी इसको अबॉलिश कर दिया कि साहब जब तक नया एक्ट नहीं बनता तब तक आपको ओल्ड एक्ट, ये अबॉलिश कर दिया, और ऑटोमेटिकली इसका इंपैक्ट, जब इसको अबॉलिश कर दिया इसका इफेक्ट भी खत्म हो गया। इस तरह अब ओल्ड एक्ट के प्रोविजन प्रोड्यूसर कंपनी के थे वो नहीं अप्लाई होंगे, उसकी जगह, अच्छा ओरिजिनली सोचा ही गया था कि कोई नया एक्ट बनेगा रिगार्डिंग प्रोड्यूसर कंपनी, लेकिन वो नया एक्ट नहीं बनाया, और जो कंपनीज एक्ट 2013 जो चल रहा है उसके अंदर ही एक नया चैप्टर ऐड कर दिया। आप जानते हैं 29 चैप्टर्स, उसमें एक नया चैप्टर ऐड कर दिया है रिगार्डिंग प्रोड्यूसर कंपनी, रिगार्डिंग द प्रोड्यूसर कंपनी, एक नया चैप्टर ऐड कर दिया है। वो कौन सा चैप्टर है देखिए, इसका तो पहले जो हम ओल्ड एक्ट के प्रोविजन डिस्कस करते थे रिगार्डिंग द प्रोड्यूसर कंपनी, अब वो नहीं करेंगे, उसी जगह अब इसका तो 465 वगैरह ये सब चीज़ें आपको हट गई हैं, इसमें जो बात लिखी थी ओल्ड एक्ट का पार्ट 9A वो सब नहीं, उसकी जगह क्या किया देखिए, अब प्रोड्यूसर कंपनी से रिलेटेड अब वो प्रोविजन कौन से फॉलो करने हैं, प्रोविजन जो आपको फॉलो करने हैं, चैप्टर 21A, चैप्टर के नंबर से पता लग रहा है ये अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, जस्ट चैप्टर 21A, मतलब चैप्टर नंबर 21 और चैप्टर नंबर 22, इसके बीच में एक नया चैप्टर, मतलब 21 के बाद और 22 से पहले एक नया चैप्टर ऐड होगा, चैप्टर नंबर 21A। अच्छा इसके जो सेक्शंस हैं वो कौन से हैं, दैट इज सेक्शंस 378A एंड इट गोज अप टू सेक्शन 378ZU, मतलब चैप्टर नंबर 21 सेक्शन 378 पे कंप्लीट होता होगा, एंड चैप्टर 22 सेक्शन 379 से स्टार्ट होता है, तो बीच में नया चैप्टर डला चैप्टर 21A, तो उसके सेक्शन भी वैसे 378 पे जहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो रहा है उसके अगला 378A, और ये 379 स्टार्ट हो रहा है, जो 378A, 378B, 378C अप टू 378Z, फिर 378ZA, ZB, ZC अप टू ZU, ये सारे सेक्शंस हैं, ये प्रोड्यूसर कंपनी के अब नए प्रोविजन। ये आया किसके थ्रू आया, इट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड थ्रू कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, इसके थ्रू ये आया, चेंज आया आपका, एंड इट इफेक्टिव फ्रॉम 11th of February 2021, 11 फरवरी 2021 से ये चेंज इफेक्टिव हुआ है, ये वाला चेंज आपका दिस वन, ये कि चैप्टर 21A प्रोड्यूसर कंपनी पे लगेगा ऑफ द न्यू एक्ट कंटेनिंग दिस सेक्शंस ऑल दैट, कब से इफेक्टिव हुआ है 11th of February 2021, ये चैप्टर 21 एंड ऑल दैट, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखिए, इसका मतलब अब हम कंपनीज एक्ट 1956 को रेफर नहीं करेंगे रिगार्डिंग प्रोड्यूसर कंपनी, किसको रेफर करें, न्यू एक्ट, हमारे कंपनीज एक्ट 2013, ये सब किससे रिलेटेड में लिखा है, कंपनीज एक्ट 2013 से रिलेटेड, उसी को रेफर करेंगे रिगार्डिंग द प्रोड्यूसर कंपनी। उसमें कहाँ रेफर करेंगे, चैप्टर 21A कंटेनिंग सेक्शन 378A टू सेक्शन 378ZU, ठीक है, ये सारे सेक्शंस आपके प्रोड्यूसर कंपनी से रिलेटेड हैं, एंड द न्यू एक्ट कंपनीज एक्ट 2013।
अच्छा कंटेंट वाइज अगर देखें, ये तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अच्छा कोई नया एक्ट नहीं बनेगा, मतलब पहले था ना कि नया एक्ट बनेगा प्रोड्यूसर कंपनी का, वो अब नहीं है। अच्छा इसका तो स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखें, अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें, स्ट्रक्चर चेंज होगा। हम ओल्ड एक्ट के प्रोविजन को रेफर नहीं करेंगे, कंपनी एक्ट 1956 को रेफर नहीं करें रिगार्डिंग प्रोड्यूसर कंपनी, न्यू एक्ट के अंदर ही प्रोविजन आ गए। लेकिन कंटेंट्स अगर देखेंगे, ओल्ड एक्ट और न्यू एक्ट के प्रोविजन एग्जैक्टली सेम है, इसलिए आपको टेंशन लेने की नहीं, आपको प्रोविजन दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो प्रोविजन आप ऑलरेडी पढ़े। हाँ मैंने आपको नोट्स, जैसे कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस में एप्लीकेबल है, मैंने पूरे नोट्स दोबारा दिए हैं आपको अमेंडमेंट के, ठीक है। ऐसे एसबीसी के अंदर थोड़ा सा सिलेबस में प्रोड्यूसर कंपनी जितना है उसको दोबारा नोट्स दिए हैं। उसमें किया क्या है, सेक्शन नंबर बदल दिए हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ कंपनी एक्ट 1956 लिखा था उसके लिए कंपनी एक्ट 2013 लिख दिया है, ठीक है। और कंपनी एक्ट 2013 का जो सेक्शन, वो जो कि पहले ओल्ड एक्ट का सेक्शन रेफर हो रहा था, मतलब वो खाली सेक्शन नंबर, एक्ट का नाम। लेकिन ऐसे कंटेंट्स की बात करें कोई चेंजेस नहीं है, जो कंटेंट ओल्ड एक्ट में थे वही कंटेंट न्यू एक्ट के अंदर है रिगार्डिंग प्रोड्यूसर कंपनी, रिगार्डिंग द प्रोड्यूसर कंपनी। इसलिए आपको कंटेंट की टेंशन नहीं, आपने जो पढ़ा है वही पढ़ना है, खाली सेक्शन नंबर, एक्ट हमेशा नया का रेफर होगा, वो कौन से आपके सामने मैंने लिख दिया है, एंड मैंने उसका इनकॉर्पोरेट करके सेक्शन नंबर नए डाल दिए, एक्ट का नाम नया जगह जगह डाल दिया है, उसके हिसाब से नए नोट्स बना दिए। लेकिन कंटेंट वाइज कोई चेंज नहीं है इन द टॉपिक प्रोड्यूसर, कंटेंट वाइज इट इज एग्जैक्टली सेम, वर्ड बाय वर्ड इट इज एग्जैक्टली सेम, जो ओल्ड एक्ट में था वही न्यू एक्ट में। हाँ एक्ट का नाम मतलब आपको रेफर नया एक्ट से करना, ना कि ओल्ड एक्ट से करना ये, लेकिन कंटेंट वाइज आपको कुछ नया नहीं पढ़ना, कंटेंट में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये दिस इज चेंज। और ये प्रोड्यूसर कंपनी का जो चेंज है, जैसे कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस में सारा का सारा नोट जितनी रिक्वायरमेंट है, कंटेंट भाई कोई चेंज नहीं है, ना कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस में ना एसबीसी में, ठीक है। ये इन्हीं दो पेपर में रिलेवेंट है। कंपनी लॉ न्यू सिलेबस में प्रोड्यूसर कंपनी टॉपिक नहीं कवर होता है, एंड ना आपको ना एडवांस कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस ओल्ड सिलेबस में उसमें भी कवर टॉपिक ये कवर नहीं है, ठीक है। तो ये चेंज मैंने बता दिया क्या है, कंटेंट को कुछ चेंज है ही नहीं, तो बताऊँगा क्या, स्ट्रक्चर क्या चेंज हुआ मैंने बता दिया। स्ट्रक्चर क्या चेंज हुआ मैंने बता दिया।